नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में। तो उसी सीरीज के तहत हमने जिस कलाकार का चयन किया है वह क्या थे? पेंटर तो थे ही, उसके साथ ही साथ वो कार्टूनिस्ट भी थे। यानी कि पेंटर एंड कार्टूनिस्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में, एक ऐसे चित्रकार के बारे में जो भारतीय चित्रकार की श्रेणी में आते ही हैं। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ एक कार्टूनिस्ट भी थे। यह उनका नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर, या इन्हें गगनेंद्र नाथ ठाकुर भी कहा था। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1867 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 14 फरवरी 1938। यानी कि आप याद रख सकते हैं 1867 to 1938। ये दो डेट आपको याद रखना है गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। क्योंकि जब भी हम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, जब भी हम किसी कलाकार के बारे में पढ़ते हैं, कलाकार की जीवनी को पढ़ते हैं, तो उसका जन्म कब हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई थी, ये दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था अवनींद्र नाथ टैगोर, और अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये दोनों आपस में भाई थे। इनके बारे में कहा जाता है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किसी भी कला महाविद्यालय से कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। यानी कि जैसा कि हमने अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में जाना था कि उन्होंने क्या किया था, बाकायदा कला की शिक्षा प्राप्त की थी, कला का अध्ययन किया था। लेकिन गगनेंद्र नाथ के बारे में हमें पता चलता है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किसी भी कला महाविद्यालय में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इनकी चित्रकला तो स्वांतः सुखाए होती थी, यानी कि अपनी सुख के लिए, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो पेंटिंग करते थे। वह बिना पूर्व निश्चित धारणाओं एवं नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। जैसा कि अभी आप जितने भी कलाकार के बारे में पढ़े हैं, तो सबकी अपनी एक शैली थी, काम करने का एक तरीका था। यानी वो सभी बंगाल शैली के कलाकार थे, बंगाल शैली के अधीन ही वो काम करते थे। बंगाल शैली में जो परंपरा थी, जो चित्र रचना की परंपरा रही है, उसी का वो निर्वाहन करते थे। लेकिन गगनेंद्र नाथ के बारे में हमें पता चलता है कि उनकी चित्रकला में कोई भी धारणा, कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसीलिए जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे, इनकी चित्रकला अनेक खंडों में बंटी दिखाई देती है। यानी कि इनका जैसा पीरियड रहा उस हिसाब से उन्होंने कार्य किया। इन्होंने कभी भी बंगाल शैली का, आप कह सकते हैं कि अंकन नहीं किया था या उसके पीछे गए नहीं थे। सब कलाकार उस समय बंगाल शैली के अनुसार चित्रों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन गगनेंद्र नाथ टैगोर की अपनी एक अलग शैली थी। इनकी कला जो है स्वांतः सुखाए होती थी, अपने सुख के अनुसार, अपने सुख के लिए पेंटिंग करते थे। ये किसी भी शैली का अनुकरण नहीं करते थे। इसीलिए जब हम गगनेंद्र नाथ के पूरे चित्रण कार्य को देखते हैं, इनकी सारी पेंटिंगों को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि इनके चित्र रचना जो है उन्होंने 5 भागों में की है। जब आप गगनेंद्र नाथ के सब पेंटिंगों को देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि इन्होंने जितनी भी पेंटिंगें बनाई हैं उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम इनकी पेंटिंगों को एक एक करके समझते हैं। 5 भागों को जो बात हमने कर रहे हैं, इनके चित्रों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में हम जानते हैं, आप हेडिंग देंगे प्रथम और लिखेंगे प्रथम भाग। यानी कि वो प्रथम भाग में किस तरह के चित्र की रचना करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे प्रथम भाग में। पहले भाग में जो है उनकी आरंभिक कृतियों को रखा गया है। यानी कि जब वो कला सीखना शुरू किया, पेंटिंग बनाना शुरू किया, तो जो उनके आरंभिक चित्र थे, शुरुआती चित्र थे, जैसे कि परियों की कहानी,
रोमांटिक पृष्ठभूमि, प्रेम संबंधी विषय, इन सब चित्रों को जो है रखा गया है। तो जो भी इस तरह के चित्र उन्होंने जो रचना की है, उस सब चित्र को जो है इनके पहले भाग में रखा गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। तो दूसरे भाग में यानी कि द्वितीय भाग में आपको लिखना है कि दूसरे भाग का टाइम पीरियड बांट दिया गया है। उसको कहा जाता है 1916 से 1918, यानी कि 1916 से लेकर के 1918 तक का जो समय था, उस दरमियान उन्होंने क्या किया, उनके जो चित्र रचना की है उन सब चित्रों को रखा गया है द्वितीय भाग में, द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। गगनेन्द्र ठाकुर ने रेखा चित्र, छवि चित्र एवं व्यंग चित्र बनाए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये कार्टूनिस्ट भी थे, तो इन्होंने व्यंग चित्र भी बनाया है जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। आप पिछले कला के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में या फिर नंदलाल बसु के बारे में, तो उन सब की कला में हमने देखा था कि वो सभी बंगाल शैली के चित्रकार थे और बंगाल शैली के अनुसार ही चित्रों का निर्माण करते थे। लेकिन गगनेन्द्र नाथ की कला में हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते गए और जो भी चित्रों का निर्माण किया उसे परिवर्तनशील कला के रूप में देखा गया है। यानी कि उन्होंने व्यंग चित्र भी बनाया और सामाजिक समस्याओं को भी उन्होंने अपने चित्रों के रूप में अंकन किया था। जो भी उस समय के तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सब पर वो चित्रण करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि समकालीन कला का, कंटेम्प्रेरी आर्ट का उनके अंदर पूरा एक गुण था। उन सब का वो अंकन करके चित्रों का निर्माण करते थे। वैसे चित्रों का निर्माण करते थे जो मानव के आचरण पर पुनः विचार करने के लिए विवश कर देता है। जो ह्यूमन का जो आचरण होता है, जो मानव का व्यवहार होता है, आप सभी भी देखते होंगे कई बार चौक चौराहों पर ऐसे चित्रों को, ऐसे कार्टूनों को लगा दिया जाता है जिसे देख करके मानव के अपने विचार पर, अपने आदतों पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जंक्शनों पर किसी व्यक्ति के द्वारा पान को थूकते हुए फोटो लगा दिया जाता है। यानी कि उसमें ये संदेश दिया जाता है, वैसा कार्टून लगाया जाता है, उसमें यह संदेश छिपा होता है कि आपको कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी है। तो वैसे चित्रों का निर्माण वो उस समय करते थे। यहाँ पर मुझे उनकी एक चित्र याद आ रही है जिसका नाम उन्होंने दिया था कानून की शक्ति। उन्होंने एक कार्टून बनाए थे जिसका नाम उन्होंने दिया था कानून की शक्ति। इसमें उन्होंने एक तीखी व्यंजना किए थे जो दिल को भेदने वाला पैनापन उसमें हमको दिखाई देता है, एक शार्पन दिखाई देता है। कानून की शक्ति व्यंग चित्र के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समाज को एक आईना दिखाने का भी उन्होंने काम किया था। उन्होंने जितने भी चित्र बनाए, जितने भी कार्टून बनाए थे, जितने भी कार्टूनों की रचना करते थे, उन सब चित्रों को लिथोग्राफी की मदद से हजारों हजार की संख्या में प्रकाशित भी हुए हैं। यानी कि जो भी वो कार्टून बनाते थे, जो भी चित्रों की रचना करते थे, उन सब चित्रों को लिथोग्राफी की मदद से प्रिंट करके कई जगह बाजारों में बेचा भी जाता था, उनका प्रकाशन भी करवाया जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैगजीनों में, अखबारों में उनके चित्रों की छवि को प्रकाशित भी किया जाता था। आप सभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी देखते होंगे कि ये पेपर में भी कई तरह के कार्टून चित्र छपे होते हैं। हिंदुस्तान पेपर में एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है जिनका नाम पवन है। आप सभी अगर पेपर देखिएगा, एक गौरव भी कार्टूनिस्ट है जो आपके दैनिक जागरण में काम करते हैं। तो बहुत से ऐसे कार्टूनिस्ट हैं जो पटना में आज भी कार्य कर रहे हैं और उनके व्यंग चित्रों को विभिन्न अखबारों में जगह दिया जाता है। जब भी आप हिंदुस्तान पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें जो कार्टून देखिएगा तो उसके नीचे छोटा सा पवन लिखा रहता है या गौरव लिखा रहेगा। तो जो भी एक कार्टूनिस्ट है उनके द्वारा चित्र बनाई जाती है, पेपर में छापा जाता है। ठीक उसी तरह जो आपके गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे, इनके द्वारा निर्मित चित्रों को, पेंटिंगों को भी लिथोग्राफी से प्रिंट करके उस समय अनेक अखबारों में, मैगजीनों में भी जगह दिया जाता था, प्रकाशित किया जाता था। अब हम बात करते हैं उनके तीसरे भाग की। आप लिखेंगे तृतीय भाग। तीसरे भाग में गगनेन्द्रनाथ के उन चित्रों को लिया जा सकता है
जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए थे, यानी कि नेचर से इंस्पायर होकर बनाए थे। उन्होंने बहुत सारे प्राकृतिक चित्रों का भी अंकन किया, जिसमें हमें अत्यंत ही स्वाभाविक चीज दिखाई देती है, यानी कि रियलिस्टिक का भाव पैदा होता है, जिसमें मौसम एवं वातावरण के रूपों को उन्होंने प्रमुखता से दिखाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं उन्होंने हर तरह के चित्र किया। पहले भाग में हमने देखा कि वो परी की कहानी, प्रेम रस से परिपूर्ण चित्र बनाते थे। दूसरे भाग में हमने देखा कि वो कार्टून से संबंधित चित्रों की रचना करते थे और समाज में जो भी कुरीतियाँ फैल रही है उससे जागृत करने के लिए उन्होंने चित्रों का निर्माण किया। और यहाँ पर हम तीसरे भाग में देख रहे हैं कि वो प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित और रियलिस्टिक चित्रों का अंकन करते हैं। मौसम एवं वातावरण को दिखाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं उनके चौथे स्टेज की, चौथे भाग की। आपको लिखना है चतुर्थ भाग। चौथे भाग में उन्होंने क्या किया, अमृत चित्रों को लेकर आया, यानी कि अमृत बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को। शायद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आप सभी नहीं समझ पा रहे होंगे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक कला की एक भाषा है जिसमें हम लोग वैसे चित्रों का निर्माण करते हैं जो एक कुछ अलग ढंग से दिखे, जिसमें कुछ रहस्य छिपा हो। हर कलाकार जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में पेंटिंगें बनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमृत चित्र, जिसमें रहस्यमय प्रकाश से उन्होंने अनेक चित्रों का निर्माण किया। आप जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चित्रों को भी गूगल में या नेट के माध्यम से देख सकते हैं, जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, जिससे पता चलता है कि यह भारतीय कला में नवीन एवं मौलिक प्रयोग था। क्योंकि उस समय जितने भी कलाकार हुए वो उस समय क्या करते थे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में चित्रों का निर्माण नहीं किए हैं। वो आपके गगनेन्द्रनाथ पहले कलाकार थे जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी चित्रों का निर्माण करना शुरू किए थे। इसके अलावा हमें पता चलता है कि गगनेन्द्रनाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धार्थ थे, यानी कि पोर्ट्रेट यानी कि होता है व्यक्ति चित्र। किसी भी व्यक्ति को देख करके उनका फोटो बनाना, उसी को कहते हैं पोर्ट्रेट बनाना, पोर्ट्रेट अंकन। इस कला में भी उनको महारत हासिल था और उन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए थे। आप कह सकते हैं उन्होंने बहुत लोगों का व्यक्ति चित्र बनाया था, जिनमें स्वयं का भी पोर्ट्रेट शामिल है। यानी कि वो खुद का अपना भी पोर्ट्रेट बनाए थे और बाकी सब का भी उन्होंने पोर्ट्रेट का निर्माण किया था। जैसा कि आप सभी भी क्लास में आते हैं तो आप सभी का डिमांड आता है अपना फोटो बनाना है। मेरे द्वारा भी बहुत से प्रशिक्षकों का फोटो बनाया गया है। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने भी बहुत सारे लोगों का, बहुत व्यक्तियों का पोर्ट्रेट बनाए थे। आप इनको बोल सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट बनाने में भी सिद्धार्थ थे और उन्होंने काफ़ी संख्या में काफ़ी लोगों का पोर्ट्रेट बनाए थे। अब हम बात करते हैं इनके पांचवें एवं अंतिम अवस्था के बारे में। आप लिखिएगा पंचम भाग, यानी कि पांचवा भाग। पांचवें भाग में गगनेन्द्रनाथ के घनवादी चित्रों को हम ले सकते हैं। घनवादी को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूज आर्टिस्ट को बोला गया है, CUBISM। क्यूज आर्ट को बोला जाता है घनवादी। घनवादी इसमें क्या होता है, जो क्यूब के आकार के शेप लेकर के वैसे चित्रों का निर्माण किया जाता है। घन को आप सभी जानते होंगे, आप सभी मैथ में इसका प्रयोग भी करते होंगे। यहाँ पर घन की जो आकृति है, तो इसी तरह के हम शेप को लेकर के, इसी तरह के हम आइकॉन को लेकर क्या करते हैं, चित्रों का निर्माण करते हैं। तो इसी को बोलते हैं घनवादी चित्र। तो आप हमें देख पाते हैं कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने घनवादी चित्र भी बनाए हैं, जिनमें चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हुई है। इससे वो भविष्यवादी असंतुलन एवं गति को दर्शाते हैं। चलायमान गतिशील का मतलब होता है वैसी आकृतियां जो गतिशील हो, यानी कि उन्होंने आकृति बनाया है, एक जादू के शो का आकृति बनाया है जादूगर के नाम से, और भी उन्होंने कई आकृतियां बनाया, डांस करते हुए नर्तकी का चित्र बनाया है। तो गतिशील आकृतियां जो उन्होंने क्यूब से यानी कि घन से बनाने का प्रयास किया, घन से बनाए हैं। तो वैसी आकृतियों को जो है हम क्या करते हैं, इनके पांचवें श्रेणी में रख सकते हैं।
तो यहाँ हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की कला यात्रा को, उनके चित्रों को 5 भागों में बांट कर देखा कि किस भाग में उन्होंने कैसी आकृतियाँ बनाई है। यानी कि आप कह सकते हैं जब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इतिहास लिखा जा रहा था तो इनके चित्रों को 5 भागों में बांट करके उसके बाद इनके ऊपर इनकी जीवनी लिखी गई है। इनके बारे में स्टेला क्रेमरिस ने भी कहा है कि इनके चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की जा सकती है। स्टेला क्रेमरिस ने इनकी तुलना किससे की है? पेरिस के कलाकारों से गगनेन्द्र नाथ की तुलना की गई है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की जो कलाकृतियाँ हमको यह प्रेरणा प्रदान करती है कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें और स्वतः ही इनका हल खोज निकालें। आज इनकी कृतियाँ कला जगत के लिए प्रेरक है। आप यहाँ देख पाते हैं कि कैसे गगनेन्द्र नाथ ने 5 भाग में 5 स्टेज में 5 तरह के उन्होंने चित्रों का निर्माण किया था। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी समस्याएं आती थी वैसी का उन्होंने समाधान निकालते हुए चित्रों का अंकन करते थे, चित्रों का निर्माण करते थे। इसीलिए जो इनके द्वारा निर्मित जो कलाकृतियाँ हैं, जिस कलाकृतियों का इन्होंने निर्माण किया था, आज कला जगत के लिए एक प्रेरक का काम करती है, एक मोटिवेशनल का काम करती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, गगनेन्द्र नाथ की मृत्यु जो है 14 फरवरी 1938 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। तो इस वीडियो में हमने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में जाने। अगले वीडियो में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत हम दूसरे कलाकार के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।